हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में बल्क डेंसिटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट या स्टडी बल्क डेंसिटी को कंप्लीट स्टडी कर चुके थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बल्क डेंसिटी के रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं क्लास के अंदर। बल्क डेंसिटी में अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो बल्क डेंसिटी का डाउट आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि बल्क डेंसिटी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। बल्क डेंसिटी में अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फटाफट ऐड हो जाइए। फटाफट लाइव क्लास के अंदर ऐड हो जाइए। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है तो देखो बात करते हैं। बल्क डेंसिटी के बारे में मैं आप लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे चुका था, उसके बारे में थोड़ा सा 2-4 दिन से क्लास नहीं हुई तो वापस से एक बार आपको थोड़ा रिकॉल करवा देते हैं कि बल्क डेंसिटी क्या होती है। मैंने कहा था बल्क डेंसिटी का मतलब होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। जो सॉइल का वेट होता है अगर हम उसको उसके वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो जो निकल के आता है उसको हम बोलते हैं बल्क डेंसिटी। फर्स्ट चीज क्लियर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा था बल्क डेंसिटी के लिए अगर आपको मेथड की बात की जाए तो मैंने कहा था मेथड का नाम होता है कोर सैंपलर। क्या नाम बताया था मैंने कहा था मेथड की बात की जाए तो कोर सैंपलर जो मेथड होती है इसका यूज किया जाता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बल्क डेंसिटी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज को अगर हम डिस्कस करते हैं, थर्ड पॉइंट पर अगर हम बात करना चाहें तो थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं। मेथड हो गया है क्या होती है डेंसिटी। इसके अंदर आपको याद हो तो वेट एंड वॉल्यूम के अंदर हम क्या करते हैं, जो सॉलिड पोर्शन होता है, सॉलिड प्लस जो एयर पोर्शन होता है, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, यानी इंक्लूडेड। याद रखना एयर पोर्शन या फिर जिसको अपन एयर की जगह सीधा सीधा कह देंगे पोर स्पेस जो होता है, पोर स्पेस and solid portion both are included in for bulk density। and particle density का मतलब होता है कि जो सॉलिड पोर्शन था उस सॉलिड पोर्शन का ही तो हमको वेट से मीन था और सॉलिड पोर्शन के ही हमें क्या चाहिए था, हमको वॉल्यूम चाहिए था। हम बात करते हैं आगे। फिर कोर सैंपलर की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर मैंने आपको आगे पढ़ाया था कि अलग अलग टाइप की सॉइल के लिए अलग अलग टाइप की मैंने डेंसिटी बात की थी, जिसमें याद हो तो मैंने रेंज की बात की थी। जब रेंज की बात आई थी तो मैंने कहा 1.1 से लेकर 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको याद रखना है। 1.1 से 1.4 वाली को मैंने कहा था ये तो आ जाती है फाइन टेक्सचर्ड सॉइल के लिए आ जाती है। और अगर आपको याद हो तो 1.4 से 1.75 या 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसके लिए मैंने कहा था ये हो जाती है कोर्स जो टेक्सचर्ड सॉइल होती है उसके लिए। ये बातें हम डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद मैंने कहा था आप लोगों को एक न्यूमेरिकल डिस्कस करना है, तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल की। किसकी बात कर लेते हैं, न्यूमेरिकल की। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की देखो, जनरली अगर हम बात करें तो जेआरएफ एसआरएफ के लेवल पे बल्क डेंसिटी का इजी न्यूमेरिकल नहीं आता है, थोड़ा सा हार्ड बना के तो देगा ही देगा आपको। तो पहले एक इजी न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो इजी न्यूमेरिकल का ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ ए सॉइल सैंपल ऑफ लोमी सॉइल is given, soil sample of loamy soil is given if the weight of soil is 250 gram and the volume of dry soil is मान लीजिए ये आपको दे रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्वेश्चन हो गया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन दिया नहीं जाता है, पर आपको आगे की चीजें समझ में आए इसके लिए मैंने स्टार्ट बिल्कुल इजी से किया है।
अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करना हो तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। soil sample of loamy soil is given if the weight of soil is 250 gram and the volume of dry soil is 200 centimeter cube, then calculate the bulk density of soil। यह आपका क्वेश्चन है। यानी हमको इसमें साफ साफ समझ में आ गया है कि सर हमको इसमें बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और बल्क डेंसिटी अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। फॉर्मूले में आपको याद हो तो मैंने क्लियरली आपको मेंशन किया था, फॉर्मूले में आपको याद रखना है, मैंने कहा था सॉलिड पोर्शन एंड पोर स्पेस इंक्लूडेड, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान देना, हमको कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। जैसे ही वैल्यूज पुट करोगे वेट ऑफ सॉइल, अगर आप देखते हो तो इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है इफ द वेट ऑफ गिवन सॉइल इज 215 ग्राम 50 ग्राम, और अगर वॉल्यूम की बात करें तो 200 सेंटीमीटर क्यूब। यानी हमको सब कुछ यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है। 250 यहाँ दिया हुआ है, सीधा सीधा 200, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है। जैसे ही आप डिवाइड करते हो 5 से 5 टाइम ये चला गया, 4 टाइम ये चला गया, यानी 5/4 यानी 1 टाइम चला जाएगा। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो 2 टाइम्स चला जाएगा, और इसके बाद हम 5 यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये रहा कि अगर 250 ग्राम वेट है और 200 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, उसकी डेंसिटी हो जाएगी 1.25 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये एक बहुत इजी सा, या यूं कहूं सबसे लो लेवल का न्यूमेरिकल है जो मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। ये आप लोगों ने कर भी रखा होगा और ये सबको आता है मेरे हिसाब से। लेकिन कभी भी एग्जाम में इस तरह का बल्क डेंसिटी का न्यूमेरिकल आपको डायरेक्टली नहीं देगा। अगर डेफिनेटली बल्क डेंसिटी का न्यूमेरिकल देगा तो उसमें कुछ चीजें तो आपको डिफिकल्ट करके ही देगा। जैसे अब सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल देता हूं मैं आप लोगों को। सेकंड न्यूमेरिकल है इफ ए मेटेलिक सिलेंडर diameter is 4.6 centimeter and the height of cylinder is 5 centimeter। A metallic having diameter is 4.6 centimeter and the height of cylinder is 5 centimeter if the weight of dry soil is, मान लेते हैं वेट दिया हुआ आपको 210 ग्राम, then what is the bulk density of given soil sample। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा भी अटेंशन दोगे तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए मेटेलिक सिलेंडर हैविंग द डायामीटर, यानी आपको क्या दे रखा है, डायामीटर है 4.6 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। इफ द वेट ऑफ ड्राई सॉइल, यानी यहां आपको क्या दिया है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज
210 ग्राम, देन व्हाट इज द बल्क डेंसिटी ऑफ गिवन सॉइल सैंपल। यानी यहां पर आपको एक मेटेलिक सिलेंडर है जिसका डायामीटर दिया है, उसकी हाइट दी है, और आपको एक ड्राई सॉइल जो है उसका वेट दिया हुआ है, और आपको कैलकुलेट करनी है बल्क डेंसिटी ऑफ गिवन सॉइल सैंपल। यानी इसमें कुछ चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, अगर आपको थोड़ा सा भी, जब मैंने बल्क डेंसिटी पढ़ाई थी, थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया था, तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमको क्या सोचना है, किसी भी न्यूमेरिकल को जब आपको सॉल्व करना है तो सबसे फर्स्ट या यूं कहे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि सर इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट क्या करना है। अगर आपको पहली बात ये समझ में आ जाती है तो आप पहले ये सोचिए कि जो आपको कैलकुलेट करना है, क्या उस कैलकुलेशन जिसकी करनी है, क्या उसमें जो वैल्यूज दी हुई है क्या वो आपके पास में है। वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यानी यहां पर आपके पास दो चीजें हैं। तो पहली चीज क्वेश्चन को पढ़ना है केयरफुली और ये डिसाइड करना है कि इसमें आपको निकालना क्या है। जैसे ही आपने ये डिसाइड कर लिया कि सर हमको इसके अंदर क्या निकालना है, आपका आधा काम आसान हो जाएगा। सोचो देखो कैसे आधा काम इसलिए आसान हो जाएगा कि अब आपको दो चीजें चाहिए, एक वेट चाहिए आपको और एक क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। क्वेश्चन ने डायरेक्टली आपको वेट दे रखा है लेकिन वॉल्यूम आपको नहीं दे रखा। इट मींस आपके पास में 210 ग्राम वेट दे रखा है लेकिन वॉल्यूम आपको नहीं दे रखा, जो आप लोगों को निकालना पड़ेगा। अगर आपको किसी मेटेलिक सिलेंडर की हम बात करते हैं और उसका आपको वॉल्यूम निकालना है, तो मेटेलिक सिलेंडर या यूं कहें एक सिलेंडर का अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है। इससे हम किसी भी बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। यानी क्वेश्चन में आपको क्या बाहर दे दिया, लेकिन आपको ये नहीं दिया गया है क्वेश्चन में कि उस बेलन का या उस सॉइल का बताइए वॉल्यूम जो है वो कितना है, ये नहीं दिया हुआ, सीधा बल्क डेंसिटी पूछ रहा है। तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, वेट और वॉल्यूम दोनों चाहिए, जिसमें वेट आपको दे रखा है, वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का जो वैल्यू होती है वो वैसे देखा जाए तो देखो 22.7 होती है, डिवाइड करोगे तो 3.14 ही आएगा। आपको जो अच्छा लगे दोनों में से रख लीजिए। जैसे 3.14 मल्टीप्लाई, अब देखो आर का मतलब होता है रेडियस। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां याद रखना आर का मतलब होता है रेडियस। क्या मतलब होता है, यहाँ आर का मतलब होता है रेडियस, एच का मतलब होता है हाइट। क्या मतलब होता है, हाइट। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी क्वेश्चन में ध्यान देते हैं तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने 4.6 रख के कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप ऐसी गलती करने से पक्का बच जाओगे कि यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ आपको दे रखा है डायामीटर। यानी कि किसी भी डायामीटर का अगर हम हाफ कर देते हैं तो उसकी रेडियस आ जाती है। डायामीटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए यह आपका सिलेंडर है, डायामीटर का मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज डायामीटर। और इस डायामीटर जो होता है उसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है रेडियस में, त्रिज्या में। यानी कहने का मतलब डायामीटर को आप 2 से डिवाइड करके उससे रेडियस निकाल लीजिए। आपको डायामीटर कितना दे रखा है, 4.6 दे रखा है। आपको निकालनी क्या है, आपको निकालनी है रेडियस। इसका मतलब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले रेडियस निकालनी है। और रेडियस की बात करें तो डायामीटर को डिवाइड कीजिए 2 से। डायामीटर 4.6 है, यानी डिवाइड कर दीजिए 2 से। जैसे ही डिवाइड करोगे यहां पर 2.3 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई है। क्या आ गई है, रेडियस आ गई है। फॉर्मूला कहता है रेडियस का स्क्वायर करना है। ये लीजिए 2.3 जो है उसका स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई में है एच, एच का मतलब हाइट। और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट अगर हम क्वेश्चन में चलते हैं तो हमें हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी यहां आप सीधा सीधा लिख दोगे 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को गुणा भाग करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, गुणा भाग करना है।
तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के बोर्ड मास को फॉलो करेंगे और 2.3 जो होता है उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, जो आता है 5.3 के आसपास। यानी अगर स्क्वायर की बात करते हैं 3.14 जो होता है इसका स्क्वायर आ जाता है, अगर हम बात करते हैं तो 5.29 आ जाता है, और मल्टीप्लाई में 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं हम 5.29 है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.14 के साथ, जो आ जाता है आप लोगों का 16.6 आ जाता है, जिसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। यानी इसको जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाता है 83। कितना आ जाता है? 83। अब देखो 83 में क्या है, हम रेडियस की बात करते हैं तो ये सेंटीमीटर में थी, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? हाइट से, तो हाइट भी किसमें है? सेंटीमीटर में है। फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसमें आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। आप सोच रहे होंगे सर ये वैल्यूज कहां से निकाल के ले आए? तो बेटा जब दो चीजों को आप गुणा करते हो उनके आधार समान है। जैसे मान लीजिए 20 की घात 6 है और 20 की घात मान लीजिए 9 है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो इन दोनों का आधार समान है, तो कुछ नहीं करना, इनकी घातें जोड़ दो। यानी 9 और 6 कितना हो गया? 15 हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक वैसे ही यहां पर हमने देखा कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर आधार समान है और घात दोनों पे एक है, दोनों को जोड़ के कितना कर दिया? 2। सेंटीमीटर सेंटीमीटर आधार समान है लेकिन 2 और 1 3, यानी इतना क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो यूनिट आएगी वो आएगी सेंटीमीटर क्यूब में। किस में आएगी? सेंटीमीटर क्यूब में। अब ये आपके पास निकल के आ गया है वॉल्यूम। क्या निकल के आ गया है? वॉल्यूम निकल के आ गया है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए क्या चाहिए था? वॉल्यूम ऑफ सॉइल चाहिए था। जिस कोर से आपने सैंपल लिया है उसका वॉल्यूम आपको चाहिए था। वॉल्यूम आपके पास निकल कर आ गया है 83। कितना आ गया है? 83 आ गया है। तो आप क्या करिए, 210 को 210 जो होता है उसको डिवाइड कर दीजिए 83 से, यानी लगभग लगभग 2.5, याद रखना 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर निकल कर आ जाता है। आप ऐसे नहीं कहना है, आपको ऐसे नहीं सोचना है कि सर आपने 2.5 बल्क डेंसिटी निकाल दी है इसकी, और ये 2.5 तो बल्क डेंसिटी होती ही नहीं है। बल्क डेंसिटी तो जनरली सर आपने कहा था 1.1 से 1.75 तक की रेंज में होती है। ये डेटा मैंने अंज्यूम किया है, यानी मैं एक्चुअल डेटा नहीं दे रखा आपको, मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या है थ्योरेटिकली ऐसे मन में जो भी आया 3 4 5 यहाँ पर नोट कर दिया और फिर मैंने कैलकुलेशन की है, तो उस हिसाब से ये डेंसिटी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर आई है। आपको इसको ऐसे नहीं सोचना है, आप वैल्यू चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगी। मेरा मकसद यहाँ आपको पूरा प्रोसीजर सिखाना था, एग्जैक्टली बल्क डेंसिटी निकालना नहीं था। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें जो जो वैल्यूज दी हुई है उनका यूज करके आपको क्या करना था, यहाँ पर आपको बल्क डेंसिटी निकालनी थी। उम्मीद करता हूं इससे आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा तो वो इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा। जो स्टूडेंट लाइव है वो फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या आपको और न्यूमेरिकल की जरूरत है या ये सफिशिएंट है? क्या आपको और न्यूमेरिकल डाल के सॉल्व करवाऊं अन्य तरीके का, या फिर इससे आपको सारी कहानी समझ में आ गई है? अगर आपको और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो फटाफट से आप कमेंट डाल दीजिए कि सर हमको एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करवाइए, ताकि मैं फटाफट आपको एक न्यूमेरिकल और डाल दूं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं पोरोसिटी की। किसकी बात करते हैं? पोरोसिटी की बात करते हैं। फटाफट से कमेंट कीजिए। नीतू, क्या आपको पोरोसिटी का इस तरह, सॉरी बल्क डेंसिटी का इस तरह से न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो क्या सफिशिएंट है या फिर और करने की जरूरत है? एक और करवा दीजिए। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। ध्यान देना, कैलकुलेट bulk density of soil if values are या following values calculate the bulk density of soil
देखिए क्या क्या वैल्यूज दी है। पहले आपको दिया जाता है डायामीटर ऑफ कोर सैंपलर, ये दिया है आपको ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर। सेकंड हम बात कर लेते हैं हाइट। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन लिखने के साथ ही आप इसकी कैलकुलेशन करोगे और कैलकुलेशन करके मुझे आंसर निकाल के दोगे 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आगे दिया हुआ है वेट ऑफ सॉइल एंड कोर सैंपलर नेक्स्ट आपको दिया है वेट ऑफ एम्प्टी कोर सैंपलर देन आपको कैलकुलेट करनी है बल्क डेंसिटी। क्या इन वैल्यूज का यूज करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इसकी बल्क डेंसिटी? अगर कर सकते हो तो फटाफट से मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आगे सॉल्व नहीं करवाऊं, और अगर नहीं कर सकते तो वैसे कर दीजिए ताकि मैं इसको आगे सॉल्व करवाऊं। आप लोग कोशिश कर रहे हो इसको सॉल्व करने की या मैं इसको सॉल्व करवाऊं? फटाफट से कमेंट कीजिए भाई। आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो या मैं इसको सॉल्व करवाऊं? वैसे बहुत इजी है, थोड़ा सा भी अगर आपने पिछले वाले न्यूमेरिकल पे ध्यान दिया होगा तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, और मैं उम्मीद कर रहा था कि इससे पहले ही आप लोगों का जवाब आ जाएगा। नीतू ने कहा कि कर रहे हैं, ठीक है करो भाई, देखते हैं कितना टाइम लेता है। वैसे बता देता हूं जेआरएफ के पेपर में आपको बहुत कम वक्त मिलता है किसी भी न्यूमेरिकल को या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऐसे न्यूमेरिकल में आप जितना वक्त बचाओगे दूसरे क्वेश्चन में आपको उतना वक्त ज्यादा मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के न्यूमेरिकल को आप यहीं पर जैसे क्वेश्चन होता है वहीं पास में थोड़ी सी कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लोगे, लेकिन फिर भी आप ऐसे लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कर रहे हो तो एक अलग बात है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो तो डेटाज को छोटा करना वहीं पे स्टार्ट कर देना कि आपको क्या चाहिए होगा और क्या आपको दिया हुआ है। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करें तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको दो बातें सबसे पहले ध्यान रखनी होगी। पहली बात कि क्वेश्चन पढ़कर आपको ये डिसाइड करना है कि सर हमको इसमें कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेशन में कैलकुलेट किस चीज को करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि सर आपको क्वेश्चन में सर ने आपको क्या क्या वैल्यूज दी है, उनमें से क्या काम की है और क्या नहीं, ये डिसाइड करके उस वैल्यूज को यूज करना। तो ध्यान देना इधर। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप लोगों को कैलकुलेट करना है बल्क डेंसिटी। क्या कैलकुलेट करना है? बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। और बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉइल अपॉन वेट ऑफ या वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और क्वेश्चन में जैसे ही अगर आपने केयरफुली थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो ना सॉइल का वेट दे रखा है और ना ही क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को वॉल्यूम दे रखा है, दोनों ही चीजें क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। सर इस केस में क्या करें? अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा भी केयरफुली पढ़ते हो तो यहाँ लिखा हुआ है वेट ऑफ सॉइल एंड कोर सैंपलर, यानी दो चीजों का वेट है कि लोहे का जो कोर सैंपलर, मेटल का कोर सैंपलर आप यूज कर रहे हो उसका वेट भी है प्लस सॉइल का वेट भी है। और नीचे लिखा है कि वेट ऑफ कोर सैंपलर, यानी कि कोर सैंपलर का वेट नीचे दोबारा से लिखा हुआ है। अगर हम कोर और सॉइल के वेट में से कोर सैंपलर का वेट माइनस कर दे तो किसका वेट बच जाएगा? सॉइल का। यानी फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज वेट ऑफ सॉइल आपको निकालना है, और उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको 210 में से माइनस करना है 60 को, और ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको। 150 ग्राम आपके पास सॉइल का वेट निकल के आ जाता है।
यानी फॉर्मूले में जो वैल्यूज है उनमें से एक वैल्यू आपने निकाल ली है, 150 ग्राम आपके पास आ गया है। अब चाहिए आपको वॉल्यूम। क्या चाहिए आपको? वॉल्यूम। अब दूसरे नंबर पे आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी जो सिलेंडर है या फिर जो बेलन है या कोर सैंपलर है उसका वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ कोर सैंपलर आप लिख सकते हो सिलेंडर, क्योंकि क्वेश्चन में अगर सिलेंडर नहीं दे रखा तो हम क्यों लिखें वॉल्यूम ऑफ कोर सैंपलर। अगर हम बात करते हैं तो कोर सैंपलर का हमको निकालना है वॉल्यूम। उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन पाई का मान तो हमको पता है 3.14 आएगा, लेकिन आर के मान के साथ फिर से दिक्कत है। कोर सैंपलर जो है उसका डायामीटर दिया है। क्या दिया है? उसका डायामीटर। यानी डायामीटर को आपने क्या किया 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 आपकी सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। यानी रेडियस कितनी है 3, तो 3 का क्या करना है स्क्वायर, और हाइट कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी आ गया 5। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3.14 और यहाँ 3 का स्क्वायर होता है 9 मल्टीप्लाई बाई 5। हम देखते हैं कि 3.14 मल्टीप्लाई बाई 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 9 को 5 से तो 9 पंजो 45 आ जाता है। और अगर हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो अगर लगभग हम बात करते हैं तो 120 135 हो गया, यानी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135 हो जाता है। 1.4 मल्टीप्लाई बाई 45 यानी ये ऑलमोस्ट इसका आंसर आता है 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर आपका वॉल्यूम निकल के आ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम निकल के आया तो हमने क्या किया 141 के डिवाइड कर दिया किसको? वेट को। और आपने देखा कि जैसे ही 150 को आप डिवाइड करते हो 141 से तो आपका आंसर निकल के आ जाता है 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका राइट आंसर निकलकर आ जाता है आपके सामने। यानी इस क्वेश्चन में जो दी हुई वैल्यूज थी हमने केवल उन्हीं वैल्यूज का यूज किया है, और उनमें सबसे पहले हमने वेट निकाला है जिसके लिए हमने माइनस किया था, और उसके बाद में हमने इसका वॉल्यूम निकाला है, और वेट अपॉन वॉल्यूम से हमने बल्क डेंसिटी निकाल ली है। उम्मीद करता हूं कि लगभग नीतू का जवाब पहले ही आ चुका था। 1.06 बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन प्रणव शर्मा जो है उसका भी जवाब आ गया था 1.06। बहुत बढ़िया, यानी आपने ऑलमोस्ट पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। इस तरह से मेरे हिसाब से बल्क डेंसिटी का कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए एसआरएफ में, जीआरएफ में, आप लोग आराम से उसको कर लोगे बड़ी आसानी से, ये मुझे उम्मीद हो गई है आपसे। इसके बाद हम बात करते हैं तो अगला हमारा टॉपिक आ जाता है पोरोसिटी। क्या आ जाता है? पोरोसिटी। देखो पोरोसिटी होती क्या है वो बता देता हूं। पोरोसिटी में आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। देखो एक तो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल, एक तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एक होता है आपका वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस। इन दोनों का परसेंट कैलकुलेट कर लीजिए, उसी को बोलते हैं पोरोसिटी। यानी किसी भी सॉइल के अंदर टोटल वॉल्यूम का पोर स्पेस कितना है और उस सॉइल का खुद का टोटल वॉल्यूम कितना है, अगर इसको हम परसेंट में कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसी को बोलते हैं पोरोसिटी। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सॉइल के अंदर जो परसेंट पोर स्पेस प्रेजेंट होता है टोटल का, उसको हम बोलते हैं पोरोसिटी। यानी कि ये एक प्रकार से इसको रेशियो भी कह सकते हैं। पोरोसिटी को हम दो चीजों से कैलकुलेट करते हैं, ध्यान रखना। एक तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शन, इसकी यूनिट के अंदर हम बात करें तो, और एक पोरोसिटी की यूनिट होती है, ध्यान रखना, परसेंटेज। यानी पोरोसिटी को काफी बार फ्रैक्शन में भी दिखाया जाता है और काफी बार इसको पोरोसिटी में भी दिखाया जाता है। तो यूनिट की बात करें तो दो यूनिट होती है, एक तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब है वहां आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, वहां केवल किसकी बात करोगे, वहां केवल हम बात करेंगे वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम का और वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस का। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर पोरोसिटी जो होती है वो होती क्या है। तो पोरोसिटी का मतलब होता है परसेंट ऑफ पोर स्पेस या परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पोर स्पेस इज नॉन एज पोरोसिटी। यानी परसेंट वॉल्यूम ऑफ सॉइल
occupied by the pore space is called porosity। रिपीट कर देता हूं मैं फिर से, देखो ध्यान देना इधर एक बार, कि परसेंट वॉल्यूम ऑफ सॉइल, कि सॉइल का वो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड का मतलब है घिरा हुआ है, कि सॉइल जैसे मान लीजिए 100 ml यहां यूं मान लेते हैं सॉइल है, और इस 100 ml में से मान लेते हैं 40 जो ml है उसके अंदर तो मान लेते हैं पोर स्पेस है, क्या है, पोर स्पेस है, और रिमेनिंग जो 60 ml है उसके अंदर मान लेते हैं सॉलिड पोर्शन है। तो हमने क्या कहा, परसेंट वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑक्यूपाइड बाय द पोर स्पेस, की टोटल जो 100 ml था उसका ये 40 कितना परसेंट हो गया, उस परसेंट वॉल्यूम को हम बोलते हैं पोरोसिटी। क्या बोलते हैं उसको, पोरोसिटी हम लोग कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, 40/100 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि यहां पर आ गया 40% उसकी पोरोसिटी हो गई। तो हमने क्या किया, ये देखो पोर स्पेस का परसेंटेज, ये देखो टोटल कितना है वॉल्यूम, ये इसका वॉल्यूम कितना है पोर स्पेस का, और हमने परसेंट के लिए 100 मल्टीप्लाई किया और इसको कैलकुलेट कर लिया। ये बातें आगे मैं फिर से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत यहाँ पर है नहीं आपको। इसके बाद देखो समझना, अगर हम फॉर्मूले के तौर पर इसको इंडिकेट करें तो देखो, वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100, हम इसको भी कह सकते हैं पोरोसिटी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं है इस तरीके से, तो फिर किस तरीके से आता है, अगर बात करें इसकी यूनिट्स की, तो यूनिट में इसको परसेंटेज में, या फिर ध्यान रखना फ्रैक्शन के अंदर हम इसको देते हैं। इसकी यूनिट क्या रहती है, परसेंटेज होती है पोरोसिटी की यूनिट, जनरली हम बात करें। अब पोरोसिटी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। पोरोसिटी का फॉर्मूला अगर आप लोगों को ध्यान रखना है तो पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है 100 माइनस बल्क डेंसिटी बटा पार्टिकल डेंसिटी इनटू 100। अब इसकी डेरिवेशन समझ लेना, ये कहां से आया है, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले बता देता हूं कि पोरोसिटी का ये फॉर्मूला कहां से आया है, और इस फॉर्मूले को हम और भी चेंज करके लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब है देखो समझना। आप ये मानते हो या नहीं मानते कि अगर मान लीजिए किसी भी सॉइल के पोर स्पेस को, किसकी बात करें, किसी भी सॉइल के, अगर हम पोर स्पेस और सॉलिड स्पेस दोनों का, या जो सॉलिड पोर्शन होता है, अगर दोनों का टोटल करते हैं तो वो 100% होता है। ये बात मानते हो या नहीं, कहने का मतलब, जैसे मान लो ये एक सॉइल का सैंपल है, इसमें मिट्टी भरी हुई है। अब इस सैंपल में जो मिट्टी भरी हुई है, इसमें हमें पता है कि मान लेते हैं इसमें सॉलिड पार्टिकल भी है और इसके अंदर पोर स्पेस भी है। इसके अंदर क्या है, पोर स्पेस भी है। इन दोनों में से जैसे मान लेते हैं 40% ये है और 60% ये वाला पोर्शन है। लेकिन जब इन दोनों को आप मिलाओगे, 40% भाग खाली है और 60% में सॉलिड पार्टिकल है, दोनों को जब भी मिलाओगे तो इन दोनों का टोटल तो ऑलवेज 100% ही आएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखो ध्यान देना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सॉइल में जो सॉलिड पोर्शन होता है और जो पोर स्पेस होता है, दोनों को जोड़ लें तो 100% ही आएगा। अगर आपको फिर भी ये बात समझ में नहीं आई है तो इस बात को ऐसे समझ लीजिए आप लोग, कि मान लेते हैं सॉइल के कंपोनेंट आपको याद होंगे, सॉइल कंपोनेंट, सॉइल कंपोनेंट में आपने दो कंपोनेंट पढ़े होंगे, जिसमें एक तो आपने याद होगा कि एक तो सॉलिड पोर्शन था, और एक आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा पोर स्पेस। और आपने पढ़ा होगा कि पोर स्पेस में दो होते हैं, एक होता है एयर और एक होता है वाटर। और यहाँ दो पढ़े होंगे कि एक होता है मिनरल और एक होता है ऑर्गेनिक मैटर। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि 50% सॉलिड पोर्शन होता है और 50% उसमें क्या होता है, 50% उसमें पोर स्पेस प्रेजेंट होता है। आपने ये चीज भी 100% पढ़ी होगी। मैं कह रहा हूं कि सॉलिड पोर्शन का और इसका दोनों का मिलाओगे तो सॉइल तो कितनी परसेंट आएगी, 100% आएगी, तभी तो ये 50-50 है। तो मैं वही बात आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं
कि अगर हम इन दोनों के टोटल की बात करते हैं तो दोनों के टोटल में तो हम कहेंगे दोनों को मिलाने पे 100% बनेगा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान देते हैं, लेकिन अब हम केवल बात करते हैं किसकी, अब हम केवल बात करते हैं सॉलिड पोर्शन की। किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं सॉलिड पोर्शन की। सॉलिड पोर्शन जो होता है उसका क्या मतलब होता है, अगर हम इसकी जो बल्क डेंसिटी होती है, किसकी बात कर रहे हैं हम, बल्क डेंसिटी जो होती है उसको डिवाइड कर दे पार्टिकल डेंसिटी से, किससे कर दें, पार्टिकल डेंसिटी से, और मल्टीप्लाई कर दे 100 से, तो उस सॉइल का सॉलिड पोर्शन निकल के आ जाएगा। फिर से रिपीट कर देता हूं इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कहने का मतलब है अगर आपको किसी भी सॉइल की बल्क डेंसिटी दी हुई हो और पार्टिकल डेंसिटी दी हुई हो और आपको ये कहा जाए कि बताइए इसमें सॉलिड पोर्शन कितना है, तो आप 1 मिनट भी मत लगाना, बीडी को पीडी से डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका सॉलिड पोर्शन निकल कर आ जाएगा। पहली बात क्लियर है आपको, यानी 2 चीजें आपके पास हो तो आपको तीसरी चीज की जरूरत नहीं है। आप उसमें पोर स्पेस कितना है ये भी बता सकते हो और आप उसमें सॉलिड पोर्शन कितना है ये भी बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले बता रहा हूं, अगर आपको किसी भी पदार्थ की स्थूल घनत्व और कण घनत्व दिया हुआ है तो आप कुछ ही पल में ये बता सकते हो कि इसमें ठोस भाग इतना है और इसके अंदर रंध्रावकाश इतना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस वस्तु का ठोस भाग यदि आपको निकालना है तो उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, उसका जो स्थूल घनत्व बल्क डेंसिटी होती है उसको डिवाइड कर दीजिए पार्टिकल डेंसिटी से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्या निकल जाएगा, उसका सॉलिड पोर्शन निकल जाएगा। ठोस भाग कितना परसेंट है वो इससे निकल कर आ जाएगा। यानी बीडी को पीडी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई क्यों करो, क्योंकि परसेंट निकालना है आपको, क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। हमने कहा कि पोर स्पेस और सॉलिड स्पेस दोनों मिलके होते हैं 100%, दोनों मिलकर कितने होते हैं 100%, और सॉलिड परसेंट जो होता है या सॉलिड पोर्शन होता है उसका परसेंट आपको निकालना है, तो बीडी को पीडी से मल्टीप्लाई करके 100 से आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तो आप लोग एक काम कर सकते हो ना, आप ये कर सकते हो कि मान लीजिए आपके पास पोर स्पेस निकालना है, क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है पोर स्पेस, क्या निकालना है आपको, पोर स्पेस निकालना है। तो पोर स्पेस निकालने के लिए आपने इस सॉलिड वाली बात को, किस बात की मैं बात कर रहा हूं कि आपको इस वाली इक्वेशन में दोनों का टोटल 100 था, तो आपको पोर स्पेस निकालना है, तो सॉलिड को कहां भेज दो, उस साइड में भेज दो। यानी कि ये इस तरह से बन जाता है 100 माइनस और इधर आ जाता है सॉलिड पोर्शन, क्या आ जाता है, सॉलिड पोर्शन। इस तरह से एक इक्वेशन आपके सामने बन जाती है। तो सर अब इससे क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, पोर स्पेस को ही अगर आप परसेंट में इंडिकेट करते हो तो इसी को बोलते हैं पोरोसिटी, तो एक बार इसी को पोरोसिटी मान लेना है आपको। यहां आ गया 100 माइनस, क्योंकि 100% दोनों है, अगर आपको पोर स्पेस निकालना है तो सॉलिड को माइनस कर दो, यानी 100 में से सॉलिड पोर्शन को आप माइनस कर दोगे। जैसे मान लो किसी सॉइल के अंदर 60% मान लो ठोस भाग है, तो बताइए रंध्रावकाश कितना होगा, तो आप कहोगे सर 100 में से माइनस कर दो 60 को, 40% उसमें रंध्रावकाश होगा। यही तो बात मैं यहां कर रहा हूं, कुछ अलग थोड़ी ना कर रहा हूं, ठीक है बात यहां तक। फिर आगे सॉलिड पोर्शन का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ कि सॉलिड पोर्शन निकालना है तो बल्क डेंसिटी को पार्टिकल डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसकी जो वैल्यू यहां ऊपर से मैं ऐसे के ऐसे लिख रहा हूं, यानी कि इसकी जो वैल्यू है, ये वाली जो इक्वेशन आपके सामने बनी हुई है, इसके अंदर जो सॉलिड पोर्शन की इक्वेशन यहां से उठाकर एज इट इसकी बात यहां पर रख रहा हूं कि सॉलिड पोर्शन बराबर होता है इसके, तो इस सॉलिड पोर्शन की जगह ये बात भी लिख सकता हूं, तो लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहां आ जाएगा कि बल्क डेंसिटी आ जाएगी, बल्क डेंसिटी बटा में आ जाएगी पार्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी आ जाएगी, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया 100। अरे बाबा बस यही तो हमको करना था, इससे कुछ अलग तो करना ही नहीं था ना, हमको तो यही डेरिवेशन सीखनी थी कि ये कहां से आया। यानी ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है पोरोसिटी 100 माइनस बीडी पीडी, पोरोसिटी 100 माइनस बीडी पीडी इंटू 100, बस यही बात हमको निकालनी थी। यही बात हमने 3-4 डेरिवेशन से निकाल ली है। पहला तो हमने क्या कहा कि सर दोनों का टोटल कितना होता है, 100% होता है। दूसरी बात हमने क्या की कि सर सॉलिड पोर्शन, याद रखना सॉलिड पोर्शन का मतलब क्या होता है,
जैसे मान लीजिए आपको बीडी और पीडी दी हुई हो तो पोरोसिटी तो आपको निकालना आती है, लेकिन आपको डायरेक्टली ये कह दे इफ 2.65 is the particle density of sample and the 1.3 gram per centimeter cube is the bulk density of soil, then calculate the solid portion of soil। वहां पे आप एकदम झंझना जाओगे, सर ये कहां से आ गया? तो वहां कुछ नहीं करना है, पार्टिकल डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी और मल्टीप्लाई बाय 100, सॉलिड पोर्शन निकल के आ जाएगा। आपको हर जगह कहीं भी चले जाना, आपको ये बात पढ़ाई जाएगी कि पोरोसिटी का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको स्वविवेक से सोचना है कि अगर इतने से पोर्शन को हम कैलकुलेट करके देखें, अगर सिर्फ हम इतनी सी बात को देखें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम यहां बात करना चाह रहे हैं कि ये सॉलिड पोर्शन है, 100 में से माइनस करोगे तो पोर स्पेस बच जाएगा, ये बात हम करना चाह रहे हैं। एग्जाम में पोरोसिटी का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका फॉर्मूला एक तो ये हो गया, कैसे डेरिवेशन से निकाला वो मैंने निकाल के दिखा दिया। दूसरी चीज घुमा के हम सीख लेते हैं, और कई बार क्या होता है इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। कैसे चेंज करता है समझ लेना इस चीज को, क्या चेंजेस देता है इसके अंदर। चेंजेस इसके अंदर इस तरह से देता है कि पोरोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? पोरोसिटी कैलकुलेट करनी है। कोई दिक्कत नहीं, अभी कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन इसके लिए करता क्या है कि इस पूरी इक्वेशन से 100 को कॉमन बाहर निकालता है। मैथमेटिक्स आपने सबने पढ़ रखी होगी कि अगर 100 कॉमन निकालता है तो बाहर ब्रैकेट के लगा दीजिए 100। समझ में आ गई? एक ब्रैकेट के बाहर कितना लगा दीजिए 100, और ब्रैकेट में यहाँ सिंबल नहीं हो तो उसका हमेशा मीन जो होता है मल्टीप्लाई ही होता है। यहां से 100 कॉमन निकाला तो इस 100 की जगह क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। सिंबल काहे का है? माइनस का है। यहां से 100 कॉमन निकाला तो इस 100 की जगह कितना बचेगा? 1। 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, यही आएगा, यानी 1 माइनस बीडी बटा पीडी, और बाहर आ गया 100। यानी कि आपके सामने एक नया फॉर्मूला बनके तैयार फिर से हो गया है पोरोसिटी का, और इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। अरे इस 100 को मल्टीप्लाई कर दो, इससे करोगे तो 100 आ गया, सिंबल का है माइनस का, बीडीपीडी को 100 से करोगे तो बीडीपीडी गुना 100, यही वापस से निकल के आ गया। यानी 100 को बाहर कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से आ जाएगा। यानी दो फॉर्मूले आपके पास है, ये दोनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और ये फॉर्मूला कहां से आया वो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि कैसे आया है, ये इसका डेरिवेशन है। एग्जाम में कई बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको पोरोसिटी पूछे, एग्जाम में हो सकता है आपको बीडी पीडी देकर डायरेक्टली एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है कि बताइए सॉलिड पोर्शन कितना % है, और वहां आप एकदम झंझना जाओगे कि सर ये तो किताबों में भी नहीं था। बेटा ऐसा नहीं करना है, वहां पर आपको अगर सॉलिड पोर्शन पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अभी आपको न्यूमेरिकल करके भी मैं दिखाऊंगा। ये हो गई पोरोसिटी की बातें। इसके अलावा बात करें तो क्या पोरोसिटी चेंजेबल है, चेंज होती है, और अगर चेंज होती है तो कौन से फैक्टर से चेंज होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको डिस्कशन करना है। देखो ध्यान रखना, अगला सिंपल सा एक टॉपिक आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग पोरोसिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोरोसिटी यानी कौन कौन से फैक्टर जो पोरोसिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा बल्क डेंसिटी निकालने में या बल्क डेंसिटी के फैक्टर्स को समझने में, तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट पढ़ाना एक अननेसेसरी काम है। मेरे हिसाब से इसकी आपको कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कवर करवा देता हूं। यानी कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं ताकि समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला फैक्टर, मान लीजिए आपको पूछ ले कि टिलेज का, तो टिलेज से पोरोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज। यानी आप फील्ड में फ्लो करते हो, हल चलाते हो, तो पोरोसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज। सीधी सी बात है, सॉइल ओपन होगी, एयर ज्यादा जाएगी अंदर, तो पोरोसिटी क्या होगी? इंक्रीज। यानी टिलेज ऑपरेशन जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये करते हैं इंक्रीज पोरोसिटी। क्या कर देते हैं? ये पोरोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। दूसरा फैक्टर आपके सामने आ जाता है पडलिंग। क्या आ जाता है? पडलिंग अपना आपके सामने आ जाता है। पडलिंग से क्या होता है? पडलिंग, हम सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं, यानी सॉइल को हम बनाते हैं कॉम्पैक्ट ताकि पानी नीचे इन्फिल्ट्रेट नहीं हो। एक इम्परमीबियल लेयर बनाते हैं जिससे वाटर इन्फिल्ट्रेट होके नीचे नहीं जा पाए। तो इसका मतलब पडलिंग में हम क्या करते हैं? सॉइल बिकम कॉम्पैक्ट। सॉइल क्या होती है? कॉम्पैक्ट होती है।
तो सॉइल बिकम कॉम्पैक्ट। और कॉम्पैक्ट कोई भी चीज कब होती है? जब उसके अंदर एयर स्पेस कम होता है, पोरोसिटी कम होती है। यानी सॉइल अगर कॉम्पैक्ट हो रही है तो कंफ्यूज कर होना ही नहीं है, पोरोसिटी को क्या करना है? पोरोसिटी को रिड्यूस कर देना है। क्यों? क्योंकि सॉइल कॉम्पैक्ट हो रही है। और पडलिंग में हम क्या करते हैं? कॉम्पैक्ट करते हैं। अरे प्लैंकिंग में क्या करते हैं? प्लैंकिंग के अंदर भी तो सर कॉम्पैक्ट ही करते हैं, तो ये सेम बात हो जाएगी। थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे जो फैक्टर है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो थर्ड नंबर पे मान लेते हैं हम सॉइल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सॉइल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखो स्ट्रक्चर अगर चेंज हो रही है तो सॉइल की पोरोसिटी 100% चेंज होगी। और बहुत बढ़िया, नीतू का जवाब आया था इंक्रीज पडलिंग के ऊपर। पडलिंग में इंक्रीज कर रहे थे क्या नीतू, या किसी और के लिए? टिलेज में इंक्रीज आपका जवाब था या फिर किसके लिए था? बहुत अच्छी बात है कि जैसे मैं फैक्टर बोल रहा हूं आपका जवाब फटाक से टाइप करके आप भेज दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे ही टाइप हो उसका मतलब जवाब आना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके कंसेप्ट की हो। तो अच्छा टिलेज के लिए था, ओके नीतू ठीक है। अब बात करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर की। दो टाइप के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। एक तो स्ट्रक्चर लेते हैं ग्रेन्युलर। कौन से लेते हैं? ग्रेन्युलर। और एक स्ट्रक्चर लेते हैं प्लेटी। तो फटाक से मुझे कमेंट करके बताइए कि पोर स्पेस ज्यादा किस स्ट्रक्चर में होगा? ग्रेनुलर के अंदर होगा या फिर प्लेटी या प्रिज्मेटिक में होगा? यानी प्लेटी ले लो या फिर ले लीजिए प्रिज्मेटिक। यानी इन दोनों में से ज्यादा पोरोसिटी किसके अंदर होगी? मैं चाहता हूं फटाक से आपका जवाब आए। और नीतू का जवाब आ गया है कि सर ग्रेनुलर में होगी। ग्रेनुलर में, ठीक है, सभी का आ रहा है जवाब, ओके डन। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये चीज पता है कि क्यों होगी, उसका कारण आपको आइडिया है, क्योंकि स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है। तो हम लिख देंगे कि क्रम्बी, या फिर यूं कहेंगे ग्रेनुलर, या फिर कह देंगे क्रम्बी, क्रम्ब सॉइल स्ट्रक्चर having high porosity as compared to platy and prismatic। इसके बाद हम बात करते हैं अलग नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं। अगला फैक्टर जो भी नंबर है 3, 4, 5 जो भी नंबर रहेगा आप लोग नंबर दे लीजिएगा। अगला फैक्टर आ जाता है सॉइल टेक्सचर की बात करते हैं। क्या टेक्सचर का भी पोरोसिटी पे ऊपर इफेक्ट आता है क्या? जी बिल्कुल आता है। जैसे मान लीजिए दो टाइप का सॉइल टेक्सचर है। एक तो है फाइन टेक्सचर, एक तो कैसा है? फाइन सॉइल टेक्सचर है। एक है मान लीजिए कोर्स सॉइल टेक्सचर। फटाक से नीतू जवाब दीजिए कि इसमें पोरोसिटी हाई किसके अंदर रहेगी? फाइन में रहेगी या कोर्स टेक्सचर के अंदर रहेगी? JRF 21 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टेक्सचरल क्लास हैविंग द हाई पोरोसिटी। यानी कि कहने का मतलब आपको ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस टेक्सचरल क्लास में पोरोसिटी ज्यादा होगी। तो ये आपको मैंने एक कंसेप्ट बता दिया था साइज के अकॉर्डिंग वाला। तो बताइए सबसे ज्यादा किसमें होगी? फाइन में होगी, ओके डन। यानी आपका जवाब आ गया कि फाइन में होगी। देखो फाइन सॉइल स्ट्रक्चर हैविंग हाई porosity as compared to कोर सॉइल टेक्सचर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की। किसकी बात कर लेते हैं? ऑर्गेनिक मैटर की। यानी मान लीजिए सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। व्हेन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट increase in soil then पोरोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? फटाक से कमेंट करो। अगर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है उस केस में
पोरोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इंक्रीज और डिक्रीज, फटाक से कमेंट करो भाई। देखे सर इंक्रीज होगी, ओके डन। यानी कि व्हेन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीज होगा देन पोरोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। कारण क्या होता है पोरोसिटी के इंक्रीज होने का, उसके पीछे रीजन ये होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है ये क्या करता है, सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है। यानी ऑर्गेनिक मैटर इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, और अगर सॉइल की स्ट्रक्चर इंप्रूव होती है तो सीधी सी बात है, सॉइल की स्ट्रक्चर इंप्रूव होती है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ लिया था कि जो ग्रेनुलर और जो क्रम्बी सॉइल स्ट्रक्चर है इसके अंदर हाई पोरोसिटी है प्रिज्मेटिक और प्लेटिक के कंपैरिजन में, यानी ये बनेगी तो सीधी सी बात है पोरोसिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद एक फैक्टर और हम डिस्कस कर लेते हैं, एक फैक्टर और जैसे मान लेते हैं जैसे इंटेंसिव कल्टीवेशन, या फिर हम बात कर लेते हैं क्रॉपिंग की। किसकी बात कर लेते हैं, क्रॉपिंग की बात कर लेते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है आपका। देखो एक तो होता है इंटेंसिव कल्टीवेशन कि आप लगातार कल्टीवेशन कर रहे हो, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो, और एक होता है फैलो लैंड, यानी एक तो हो गया इंटेंसिव कल्टीवेशन। मैं चाहता हूं यहां आपका जवाब आए कि इंटेंसिव कल्टीवेशन है, और एक आपके पास है फैलो लैंड। एक क्या है आपके पास, फैलो लैंड है। तो बताइए किसके अंदर पोरोसिटी ज्यादा होगी। मैं चाहता हूं जवाब आए कि इंटेंसिव कल्टीवेशन से पोरोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। फटाक से आपका जवाब आना चाहिए, इंटेंसिव कल्टीवेशन से पोरोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, क्योंकि इतनी देर तक जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे वो सारे आपको समझाए थे, लेकिन एक नया नाम आ गया है इंटेंसिव कल्टीवेशन। नीतू का जवाब आया है इंटेंसिव में डिक्रीज होगी। बहुत बढ़िया नीतू, बहुत अच्छा जवाब दिया है भैया कि इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब होता है हम बहुत सारी उसके ऊपर कल्चरल प्रैक्टिसेस करेंगे, हम टिलेज ज्यादा करेंगे, बार बार क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। ज्यादा टिलेज करने से क्या होता है, सॉइल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, सॉइल के अंदर एयर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, अगर सॉइल में एयर ज्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर का डीकंपोजिशन होगा। यानी जहां इंटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं वहां ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। जहां ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज होता है इसका मतलब सीधी सी बात है पोरोसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज। यानी इंटेंसिव कल्टीवेशन से क्या होगा, इंटेंसिव कल्टीवेशन जहां हम करते हैं, इंटेंसिव कल्टीवेशन से होगा क्या, इंटेंसिव कल्टीवेशन से ऑर्गेनिक मैटर जो कंटेंट होता है वो क्या हो जाता है, कंटेंट रिड्यूस होता है, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाती है, पोरोसिटी भी रिड्यूस हो जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां इंटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं, इंटेंसिव कल्टीवेशन से ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट रिड्यूस होता है, और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट रिड्यूस होने का मतलब है कि वहां पर पोरोसिटी भी क्या होती है, रिड्यूस होती है। किसके कंपैरिजन में कंपेयर कर रहे हैं, फैलो लैंड से, एज कंपेयर टू फैलो लैंड। इज दैट क्लियर। यानी ये कुछ फैक्टर्स हो गए जो आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूं इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। इसके बाद देखो ध्यान देना, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके बाद अगर नेक्स्ट फैक्टर की हम बात करते हैं, या यूं कहें फैक्टर्स तो एक तरीके से खत्म हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा इसके भी न्यूमेरिकल आते हैं, पोरोसिटी के भी क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। तो पोरोसिटी के न्यूमेरिकल है उनका भी आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वहां से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे न्यूमेरिकल की बात करते हैं, इफ ए सॉइल हैविंग 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब bulk density and 2.7 gram per centimeter cube particle density, then what is the porosity of soil। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो बहुत आसान सी बात है कि हमको ये पता होना चाहिए कि सर हम करना क्या चाहते हैं, ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए।
और माइंड में ये बात है तो न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे हमको निकालना क्या है सर, हमको यहाँ निकालना है पोरोसिटी। क्या निकालना है, पोरोसिटी। फॉर्मूला था 100 माइनस BD अपॉन PD इंटू 100। इसके बाद आगे सर कोई दिक्कत नहीं है, क्या BD PD दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है, ये दे रखा एक तो और एक ये दे रखी, कुछ है ही नहीं जिसको आपको करना है। तो यानी 100 माइनस 1.3 अपॉन 2.7 इंटू क्या आ गया, 100 आ गया। करना क्या है, एक नियम होता है मैथमेटिक्स में बोर्ड मास का, जिसको फॉलो करना है। कुछ भी आपको करना है ही नहीं मन से, बोर्ड मास का जो लो होता है उसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अगर बोर्ड मास को आप फॉलो करते हो तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, फटाक से आ जाएगा। बोर्ड मास कहता है कि देखो, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, बोर्ड मास का मतलब होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर माइनस करो। यानी इनका एक सीक्वेंस होता है, पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद में आप ऐड करो, फिर आप लास्ट में माइनस करो। इस सीक्वेंस से आपको सॉल्व करना है चीजों को। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि सर सबसे पहले डिवाइड का काम करना है। तो अगर आप 2.7 से 1.3 को डिवाइड करते हो तो ये 0.4 ऐसा कुछ जाएगा। 1.3 डिवाइडेड बाई 2.7 यानी ये ऑलमोस्ट जाता है, इसके डिवाइड करते हो तो ये चला जाता है 0.481 बार चला जाता है। यहां आ रहा है 100। फिर इसके बाद क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यानी 100 माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो 48.1 आ गया। और जैसे ही इसको माइनस करोगे, आप माइनस करते हो जैसे ही इसको, यानी कहने का मतलब 100 में से आप 41 करते हो तो 52, यानी 51.9% यहाँ पर आपकी पोरोसिटी आ जाती है निकल कर। यानी लगभग आपके हो गया 51.9% यहाँ आपकी पोरोसिटी आ जाती है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या? क्या इसमें आपको किसी तरह का कोई डाउट है क्या? फटाक से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर कोई भी डाउट इसमें है तो हम लोग उसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे। नीतू, इसमें कोई डाउट है? अगर नहीं, अच्छा नीतू ने तो जवाब भी दे दिया 51.85। ओके 51.9। ओके जवाब आ गया है, शर्मा जी का भी आ गया है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मान लो ऐसा ही कोई क्वेश्चन दे दे आपको, थोड़ा सा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आ जाए। ए सॉइल हैविंग 1.3 ग्राम per centimeter cube bulk density and 2.5 gram per centimeter cube particle density, then what will be porosity of this soil? इसको आपको कैलकुलेट करना है। What will be porosity of soil? इसको आपको कैलकुलेट करना है। सर फॉर्मूला क्या है? पोरोसिटी का फॉर्मूला बहुत आसान है, 100 माइनस BD अपॉन PD मल्टीप्लाई बाई 100। कैलकुलेट कर लीजिए, 100 को 1.3 डिवाइड करना है 2.5 से, मल्टीप्लाई करना है 100 से, और आप फटाक से इसका आंसर निकाल लीजिए। कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं। यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो मुझे, और अगर किसी तरह का कोई डाउट नहीं है तो वैसे आप लोग कह सकते हो। उम्मीद करता हूं कि यहां तक कोई डाउट नहीं है। यहां 1.3 डिवाइडेड बाई 2.5 यानी यहां आ जाता है, इसको डिवाइड करोगे तो 0.52 टाइम्स से 100 माइनस 52 और यह आ जाता है 48% आपकी पोरोसिटी आ जाती है। अगर यहां आपको मान लीजिए सॉलिड पोर्शन निकालना था, क्या निकालना था? यहां आपको निकालना था सॉलिड पोर्शन। सॉलिड पोर्शन का फॉर्मूला था BD पटा PD और मल्टीप्लाई बाय 100। 1.3 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 100। इसको डिवाइड करोगे तो ये चला गया 0.52 टाइम, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 52%, यानी 52% क्या है? सॉलिड पोर्शन है इसमें। और ये हमने क्या निकाला? ये पोरोसिटी है इसमें। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस डेरिवेशन की कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको साथ शेयर कर दी है, और इस तरह से हमने पोरोसिटी को भी फिनिश कर लिया है। इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग शेयर कीजिए। आज बहुत मजा आया क्लास में। नीतू ने, शर्मा जी ने, क्या नाम है,
अर्नव ने, इन सब ने बहुत अच्छा फटाफट से जैसे मैं क्वेश्चन डालता गया वैसे वैसे इनका जवाब आता गया। चाहे इसे फैक्टर्स की बात करें या चाहे तो हम इसके बाद की बात करें, हर एक चीज का आपने प्रॉपर तरीके से जवाब दिया है। मैं चाहता हूं आप हर क्लास में इसी तरीके से बने रहिए और इसी तरीके से डिस्कस कीजिए। अगली क्लास के बारे में थोड़ा इन्फॉर्म कर देता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉइल एयर को। किसको डिस्कस करेंगे? सॉइल एयर को, यानी कि पोरोसिटी, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी फिनिश हो चुकी है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉइल एयर को। उम्मीद करता हूं आप थोड़ा बहुत पढ़कर फिर इसके बाद में इसको एंजॉय करेंगे, या फिर मैं यूं चाहूंगा कि आप थोड़ा पढ़ें उसके बाद में क्लास को ज्वाइन करें तो आपको ज्यादा मजा आएगा। आई होप ये सारा सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। सर फर्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। ओके बेटा, फर्स्ट स्लाइड लगा देता हूं मैं। ये लीजिए फर्स्ट स्लाइड, ये लीजिए। वैसे मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था कि आप लोग अगर फिजियोलॉजी की क्लास होगी क्या? हाँ, फिजियोलॉजी की क्लास आज नहीं होगी बेटा। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था नीतू, आप फिजियोलॉजी की जो क्लास है मैं कोशिश करता हूँ आज लगवाने की, क्योंकि काफी बच्चों का कमेंट आया था कि नहीं पढ़ना नहीं था। तो अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है, नोट्स प्रॉपर बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से क्लास परफेक्ट थी।